सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहा हूँ और वह यह है कि फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में जो इतने लंबे समय से संघर्ष जारी है, उसके लिए एक शांति योजना पेश की गई है। आइए इसे थोड़ा जानने और समझने की कोशिश करते हैं। इसे एक संयोगी कह लीजिए कि कुछ ही दिनों के बाद इस युद्ध के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। ये जो शुरू हुआ था युद्ध फ़िलिस्तीनी और इज़राइल के बीच, ये अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ था और 30 सितंबर को ये शांति योजना प्रस्तुत कर दी गई है। ये शांति योजना है क्या और इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, इसकी क्या संभावनाएं हो सकती हैं? आइए इसे देखते हैं। पहली बात तो यह है कि ये जो शांति योजना प्रस्तुत की गई है, ये संयुक्त रूप से प्रस्तुत की गई है। ट्रंप महोदय ने अकेले नहीं किया है, बल्कि जो इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वे भी इसमें शामिल हैं। अभी नेतन्याहू साहब बाकायदे वाशिंगटन गए थे। दोनों नेताओं के बीच में आपस में बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद फिर उन्होंने ये शांति योजना प्रस्तुत की है। इसका मतलब ये हुआ, हम मान करके चल सकते हैं और मानना भी चाहिए कि कम से कम इज़राइल को तो यह योजना मंजूर है। अब देखते हैं कि जो फ़िलिस्तीन है या कह लीजिए जो हमास है, वो इसे किस रूप में लेता है। तो उसके जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं प्रस्ताव के, उन पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, ये 20 सूत्रीय है, लेकिन मैं आपको 20 सूत्रीय बताने नहीं जा रहा हूँ। उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। इसके जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, केवल मैं उन्हें आपके सामने रख रहा हूं थोड़े से समीक्षात्मक दृष्टि के साथ। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 72 घंटे के अंदर अंदर जो हमास है वो इजरायली बंधकों को रिहा कर दे। आपको मालूम होगा कि बहुत शुरुआत में ही जो हमास के आतंकवादी थे, उन्होंने कुछ इजरायलियों को बंधक बना लिया है। उसमें से कुछ छोड़े भी गए हैं, लेकिन बहुत से अभी भी उनके पास कैद में हैं। और लगातार जो इजराइल प्रधानमंत्री हैं अपने देश का दबाव महसूस कर रहे हैं कि आप बंधकों को अभी भी छुड़ा नहीं पा रहे हैं। तो उन्हें 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि 72 घंटे में आपको बंधकों की रिहाई करनी पड़ेगी, यदि आप इस शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो। इसके बदले में इजराइल क्या करेगा? डेफिनेटली इजराइल ने भी इस बीच में 1700 फिलिस्तीनियों को बंधक बना रखा है। 1700। तो जब उसके बंधक रिहा होंगे फिलिस्तीन से, तो सीधी सी बात है कि इजराइल भी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर शायद ही कोई असहमति की स्थिति आए। लेकिन जो दूसरे बिंदु हैं, आइए अब हम उन्हें देखते हैं। अब आगे क्या होगा? जो सबसे जो एक बाधा दिखाई दे रही है वो ये है कि इस पूरे के पूरे शांति प्रस्ताव में कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं है कि जो गाजा है या फिलिस्तीन, अगर मैं गाजा कहूं या फिलिस्तीन कहूं, उसे भी एक मान करके चलिएगा, हम उसके टेक्निकल डिवीजन पर नहीं जा रहे हैं। उसे स्वतंत्र राष्ट्र माना जाएगा, ये कहीं भी नहीं कहा गया है। कहा यह गया है कि जो पूरा का पूरा गाजा है वो अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रहेगा और इजराइल के सुरक्षा घेरे में रहेगा। बकायदे वहां एक सुरक्षा परिधि बनाई जाएगी और उस सुरक्षा परिधि में इजराइल के सैनिक मौजूद रहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो फिलिस्तीनी जो नागरिक हैं वो स्वतंत्र नागरिक के बजाय एक निगरानी क्षेत्र के निवासी बनकर रह जाएंगे। अब पता नहीं इसे फिलिस्तीन स्वीकार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसमें लोगों को थोड़ी सी, आप यूं कह लीजिए कि संदेह की स्थिति दिखाई दे रही है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि एक बोर्ड ऑफ पीस बनेगा।
बोर्ड ऑफ पीस, और ये जो बोर्ड ऑफ पीस है वहाँ शांति की स्थापना करेगा और वहाँ की राजनीति और पुनर्निर्माण को प्रभावित करेगा। देखेंगे कि कैसे यहाँ का पुनर्निर्माण हो सकता है। जो खासकर मुझे लगता है कि एक और जो संकट वाला जो बिंदु है वो है कि ट्रंप की अगुवाई में बोर्ड ऑफ पीस का गठन होगा, बोर्ड ऑफ पीस का, और उसके अध्यक्ष कौन होंगे? ट्रंप। इसका मतलब यह हुआ कि शांति स्थापित हो जाने के बाद गाजा में जो कुछ भी कार्य होगा, वहां का पुनर्निर्माण होगा या वहां की जो राजनीति होगी, उस पर सीधे सीधे अमेरिका की पकड़ मजबूत हो जाएगी क्योंकि ट्रंप उसके अध्यक्ष होंगे। तो यह भी लोगों के लिए एक चिंता की बात है कि इसे भी क्या आसानी से स्वीकार कर सकेंगे, क्योंकि विश्लेषकों का यह भी मानना है कि अगर यह समझौता हो जाता है तो ये एक तरफा समझौता जैसा ही होगा, क्योंकि एक प्रकार से यह अमेरिका और इजराइल की जीत होगी और इससे कोई इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि गाजा में स्थायी शांति आ सकेगी। तो इसके बारे में भी लोग थोड़े से संदेहास्पद हैं। दोस्तों, लोग ये भी कह रहे हैं कि जब वहाँ बोर्ड ऑफ पीस बनेगा और अमेरिका का उस पर प्रभुत्व रहेगा तो सीधी सी बात है कि वहाँ फिर जो भी काम होंगे, आर्थिक पुनर्निर्माण के प्रोजेक्ट्स चलेंगे, तो अमेरिका की जो रियल एस्टेट की कंपनियां हैं उनका वहाँ दबदबा होगा। और आप जानते हैं कि ट्रंप महोदय, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति जरूर हैं, लेकिन उनकी जो दृष्टि है वो व्यावसायिक ज़्यादा है। तो इसके बारे में भी लोग थोड़ी सी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, इसका एक पॉइंट ये भी है कि हमास से राजनीतिक शासन और हथियार दोनों छीन लिए जाएंगे। या यूं कह लीजिए कि शुरू से भी यही मांग रही है और नेतन्याहू भी यही चाहते हैं कि हमास के अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाए। और इजराइल की बहुत पुरानी मांग ये रही है। आप देखिए कि 2 साल के युद्ध के बाद भी इजराइल यह नहीं कर पाया है। पता नहीं इसके बारे में अब आगे क्या हो सकता है, वी डोंट नो। क्या हमास इसके लिए तैयार होगा कि वो अपने हथियार डाल देगा? क्या वह इसके लिए तैयार होगा कि उसकी शासन में जरा सी कोई भी भागीदारी नहीं हो? इसके बारे में भी लोग थोड़ी सी बातें कर रहे हैं। एक और भी बिंदु जो थोड़ा सा कठिन सा मालूम पड़ रहा है वो ये है कि जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी है, जो गाजा पट्टी के पूरे प्रशासन को देख रहा था, उसने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इजराइल और नेतन्याहू के खिलाफ केस दायर कर रखे हैं। अब उन्हें वापस लेना होगा। शांति प्रस्ताव में यह है कि जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी है वो अपने सारे केस वापस ले। अगर ऐसा वो करते हैं तो यहां भी सवाल उठता है कि क्या फिलिस्तीनी अथॉरिटी के लिए यह संभव होगा? दोस्तों, कुल मिलाकर के यह है कि जब आप इनके बिंदुओं को देखेंगे तो साफ तौर पर यह लगता है कि अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा और नेतन्याहू की एक प्रकार से जीत इस मायने में होगी कि वे बंधकों की अपनी रिहाई कर लेंगे। और दूसरा, कहीं न कहीं शांति की भी जो मांग कर रही है पूरी दुनिया, नेतन्याहू उनकी नज़रों में भी थोड़ी सी अपनी छवि को बचा सकेंगे। इससे पहले आप जान चुके हैं कि किस तरह से यूएनओ में बाकायदे द्विराष्ट्र सिद्धांत के पक्ष में लगभग 3/4 देश खड़े दिखाई दिए, 3/4 देश। और अब जब ये शांति प्रस्ताव आया है तो इसे भी कुछ अरब राष्ट्रों का समर्थन तुरंत मिल गया है। भारत ने इसे तुरंत समर्थन दिया है। भारत ने इसे खासकर शांति स्थापना की दिशा में, और केवल ऐसा नहीं कि फिलिस्तीन और इजराइल में शांति स्थापना की दिशा में, बल्कि पश्चिम एशिया में शांति स्थापना की दिशा में उठाया गया बहुत बड़ा कदम माना है। रूस ने समर्थन दिया है इस पीस योजना को, चीन का समर्थन मिला है इस पीस योजना को। तो ऐसा लग रहा है कि शायद देखते हैं कि कोई बात बन ही जाए। 2 साल से ये युद्ध चल रहा है और जो हमारे सामने जो आंकड़े हैं अभी आप सोच करके देखिए कि इन 2 सालों में लगभग 66,000 लोगों की मृत्यु हुई है, 66,000। इसमें महिलाओं और बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और घायल होने वालों की संख्या अगर आप जानना चाहेंगे तो इसमें 1 लाख और जोड़ दीजिए। 1,68,000 के आसपास जो नागरिक हैं वो घायल हुए हैं। और जो बर्बादी हुई है मकानों की या सड़कों की, और वो तो फिर कहने की बात ही नहीं है, बताया नहीं जा सकता। इतनी बड़ी बर्बादी फिलिस्तीन को झेलनी पड़ी है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो बाधा दिखाई दे रही है इस 20 सूत्रीय शांति योजना में वह यह
कि एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना की गारंटी ये शांति प्रस्ताव नहीं देती है। लेट अस सी दोस्तों, देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन खासकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर आगे भी आप निगाह टिकाए रखें और इस टॉपिक को अपडेट करते रहें। तो दोस्तों, फिलहाल इस विषय पर बस इतना ही। इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।